नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले आप इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि ऋण जल धन जल प्रसिद्ध रिपोर्ताज विधा की रचना है, जिसे हिंदी के महान आंचलिक कथाकार फरेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। यानी यह रिपोर्ताज है और फरेश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें 1966 के सूखे और 1975 की बाढ़ के घटनाओं का मानवीय पीड़ा बोध के साथ सचिव चित्रण किया गया है, जो संस्मरणात्मक रिपोर्ताज का एक संकलन है। यानी आपको इसमें बता देना है कि यह किस विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है और किस घटना का चित्रण है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देना है। इतना लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी के रचनाकार का नाम बताते हुए उसके प्रमुख पात्रों का नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले पाजेब कहानी के रचनाकार का नाम बताना है, उसके बाद उसके पात्रों का नाम आपको बता देना है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि पाजेब कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। स्त्री पात्रों में आप देखेंगे तो मुन्नी है जो छोटी बच्ची है, मुन्नी की माँ है, बुआ है, शीला है जो एक पड़ोस की लड़की है। पुरुष पात्रों में आशुतोष है जो मुन्नी का बड़ा भाई है और यही कहानी का मुख्य पात्र है। इसके अलावा लेखक है जो मुन्नी के पिता हैं, बंसी है जो नौकर हैं। ये प्रमुख स्त्री और पुरुष पात्र हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में थोड़ा सा बताना होगा आपको, फिर उसके बाद ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया एक प्रमुख नाटक है। इसके पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। एक तरफ पुरुष पात्रों के नाम है, दूसरी तरफ स्त्री पात्रों के नाम है। पुरुष पात्रों के नाम में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, सकराज है, मिहिर देव है। स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है, खड़गधारी है और दासी है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, लेकिन चौथा प्रश्न देखने से पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दें कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या आपका परीक्षा हो जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8307386616 पर अपना पेपर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर हम आपको भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एकांकी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। यहाँ पर एकांकी की परिभाषा देना है, उसके बाद एकांकी के विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। यानी ऐसा नाटक जिसमें केवल एक अंक होता है उसको एकांकी के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद आपको एकांकी की विशेषताओं को लिख देना है। इसमें आप लिखेंगे कि एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक ही समस्या का चित्रण होता है। यानी एकांकी जो होता है वो जीवन के एक घटना से ही संबंधित होता है, या जीवन के किसी एक पक्ष से ही संबंधित होता है, या उसमें किसी एक ही समस्या का चित्रण किया जाता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि एकांकी की जो घटना होती है वो कुतूहल वर्धक होती है, प्रभावपूर्ण होती है और आकस्मिक होना चाहिए। यानी एकांकी का जो घटना होना चाहिए वो आकस्मिक होना चाहिए, आकस्मिक रूप से घटना चाहिए। अगली जो विशेषता हो जाएगा कि नाटक की तरह एकांकी में भी संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। जिस प्रकार से नाटक में संकलन त्रय का निर्वाह होता है उसी प्रकार से एकांकी में भी संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। अगली विशेषता है पात्र सीमित होने चाहिए और कथा से संबद्ध होने चाहिए, अनावश्यक पात्र इसमें नहीं आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, रेखा चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर रेखा चित्र का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रेखा चित्र का सामान्य अर्थ है रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र। यानी ऐसा चित्र जिसको हम रेखाओं से निर्मित करते हैं, यानी रेखाओं से चित्रित करते हैं। जिस प्रकार चित्रकार रेखाओं और रंगों का प्रयोग कर चित्र बनाता है, उसी प्रकार साहित्यकार भी शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है। इसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। यानी जब साहित्यकार अपनी रचना में
कथा वस्तु का ऐसा वर्णन करे कि चित्र के रूप में हमारे सामने आ जाए तो उसी को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। रेखा चित्र जो होता है एक विषय से संबंधित होती है, इसमें समग्रता की प्रवृत्ति होती है, यानी रेखा चित्र में जो है समग्रता की प्रवृत्ति पाया जाता है। रेखा चित्र में तटस्थता अधिक होता है, लेखक तटस्थ होकर के इसको लिखता है। रेखा चित्र का जो उद्देश्य होता है वो अंतः प्रकृति का अंकन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य अंतः प्रकृति का अंकन होता है। अगली विशेषता है इसकी कि रेखा चित्र जो होता है वो साधारण और विशिष्ट दोनों विषयों पर लिखी जाती है, लेकिन नायक जो होता है वो सामान्यतः साधारण ही होता है, विशिष्ट व्यक्ति इसका नायक नहीं होता है। रेखा चित्र जो होता है वो संस्मरणात्मक होता है, यानी कुछ अंश तक संस्मरण की भी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। रेखा चित्र इतिहास तथा वर्तमान दोनों का हो सकता है, यानी इतिहास के घटनाओं का भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है और वर्तमान के घटना का भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है और कल्पना करके भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर्दा कहानी के रचनाकार एवं उसके प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है इनके बारे में बताना है और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पर्दा एक मध्यवर्गीय परिवार के झूठी दिखावा और शान के पीछे सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा पर आधारित कहानी है जो समाज के शोषक वर्ग पर भी व्यंग्य करती है। इस कहानी के रचयिता यशपाल हैं और इस कहानी में निम्न पात्र हैं। केवल प्रमुख पात्रों का नाम पूछा गया है तो चौधरी पीरबख्श सबसे प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, ये कहानी के नायक हैं। इसके अलावा जो बबर अली खां हैं वो सूदखोर यानी कि साहूकार हैं। यही दो पात्र इस कहानी में सबसे प्रमुख पात्र हैं। इन्हीं दो पात्रों के इर्द गिर्द कहानी जो है घूमती है। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आत्मकथा की विशेषता बताइए। यहाँ पर आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा बता करके उसकी विशेषता आपको लिखनी होगी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब कोई लेखक तटस्थ रहकर अपने जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग सभी पहलुओं का चित्रण करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। इसके बाद आत्मकथा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है इसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। आत्मकथा की पहली विशेषता है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर आत्मकथा लिखा जाता है उसको वह व्यक्ति स्वयं लिखता है, यानी दूसरे के द्वारा नहीं लिखा जाता है, स्वयं के द्वारा यह लिखा जाता है। आत्मकथा हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगली विशेषता है कि अपने विगत जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है, यानी जो आत्मकथा का लेखक होता है वो अपनी बीती हुई जीवन की घटना को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है, कोई भी पक्षपात नहीं करता है। आत्मकथा विशिष्ट और सामान्य दोनों व्यक्ति का होता है, यानी विशिष्ट व्यक्ति भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है और सामान्य व्यक्ति भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है। आत्मकथा का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना होता है, यानी आत्मकथा लिखने के बाद व्यक्ति अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम बताइए। यहाँ पर पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों का नाम बताते हुए उनके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला आदि हैं। इनका परिचय इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जुम्मन शेख के बारे में बताएंगे हम लोग। जुम्मन शेख जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसकी अपनी बूढ़ी खाला से जमीन हड़पने की कोशिश की है और बाद में पंच बन करके न्याय भी करता है। इसी के कहानी का चित्रण कहानी में किया गया है। दूसरा पात्र अलगू चौधरी है, धनी व्यक्ति है, जुम्मन शेख का मित्र है, जिसने खाला के पक्ष में फैसला सुनाकर अपनी दोस्ती से ऊपर अपने धर्म को रखा और बाद में खुद के न्याय के लिए जुम्मन को पंच बनाता है। अगली जो पात्र है वो बूढ़ी खाला है या जुम्मन की मौसी है, जिसकी जमीन जुम्मन ने हड़प ली थी और उसने न्याय के लिए पंचायत बुलाई हुई थी। अगला जो पात्र है वो समझू साहू है। यह एक व्यापारी है जो बैल की मौत के मामले में अलगू के सामने था, यानी अलगू से न्याय मांग रहा था। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीवनी किसे कहते हैं, 3 विशेषता बताइए। सबसे पहले आपको जीवनी की परिभाषा बता देनी है, उसके बाद जीवनी की 3 विशेषता यहाँ पर आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
क्रमबद्ध रूप से चित्रण किया जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का तटस्थ होकर के चित्रण करता है तो उसी को जीवनी के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 विशेषताएं निम्न हैं। उसके बाद 3 विशेषताओं को यहाँ पर लिख देना है। जो पहली विशेषता है वो है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, यानी जीवनी जो होता है वो अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। जीवनी हमेशा जो है अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तीसरी विशेषता है कि जीवनी लेखक नायक की जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है, यानी तटस्थता इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। यही 3 विशेषता आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार एवं उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए। यहाँ पर प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार को नाम बताना है और उनके एक एक नाटकों का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी नाटक में 1920 से 1940 तक के समय को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। यानी हिंदी नाटक में जो 1920 से 1940 तक का समय है इसी को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के प्रमुख नाटककार एवं नाटक इस प्रकार हैं। उसके बाद नाटककारों का नाम और उनके एक एक नाटकों का नाम आपको लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त लिखा है, हरिकृष्ण प्रेमी है रक्षाबंधन लिखे हुए हैं। इनके अलावा उदय शंकर भट्ट हैं जिनके द्वारा विक्रमादित्य नामक नाटक लिखा गया है। सेठ गोविंद दास हैं जिनके द्वारा कर्तव्य नामक नाटक लिखा गया है। इतना लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्मरण की विशेषता बताइए। यहाँ पर संस्मरण के बारे में बतानी है और संस्मरण के बारे में बता करके उसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन स्मृति के आधार पर किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद संस्मरण की विशेषताओं को यहाँ पर लिख देना है। संस्मरण की पहली विशेषता है कि संस्मरण केवल विशिष्ट व्यक्ति का होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए संस्मरण नहीं लिखा जाता है, केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही संस्मरण लिखा जाता है। दूसरी विशेषता है कि संस्मरण केवल इतिहास का होता है, यानी संस्मरण वर्तमान की घटनाओं का नहीं हो सकता है, काल्पनिक घटनाओं का नहीं हो सकता है, केवल ऐतिहासिक और सत्य घटनाओं का ही संस्मरण लिखा जाता है। तीसरी विशेषता है कि स्मृति पर आधारित होने के कारण तटस्थता अपेक्षाकृत कम होता है, यानी संस्मरण को याद करके लिखा जाता है, स्मृति पर आधारित होता है, इसलिए तटस्थता थोड़ा सा कम पाया जाता है। चौथी विशेषता है कि संस्मरण का जो स्वरूप होता है वो गत्यात्मक होता है। और पांचवी विशेषता है कि संस्मरण में बाह्य घटनाओं का महत्व अधिक होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक एवं उनके आत्मकथा का नाम लिखिए। तो हिंदी के जो प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं और उनकी जो आत्मकथा है इसी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आत्मकथा हिंदी की प्रमुख नवीन गद्य विधा है। इसके प्रमुख लेखक और उनकी आत्मकथा इस प्रकार है। पहला है अर्धकथानक, जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था। इसको हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। दूसरा है मेरी आत्मकहानी, जो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया था। मेरी जीवन यात्रा है, जो राहु सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। अपनी खबर है, जो पांडे वेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जूठन है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके एक एक निबंधों के नाम बताइए। यहाँ भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनका नाम बताना है और उनके एक एक निबंधों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा है, यानी 1850 में भारतेंदु युग शुरू हुआ है और 1900 ईस्वी में जाकर के समाप्त हो गया है। इस युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध इस प्रकार हैं। उसके बाद भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं और जो उनके एक एक निबंध हैं उन निबंधों का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। बालकृष्ण भट्ट हैं, उनके द्वारा लिखा गया है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।
प्रताप नारायण मिश्र हैं, बात नामक निबंध लिखे हुए हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, इनके द्वारा दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके द्वारा सच्चा धर्म नामक निबंध लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गैंग्रीन कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। गैंग्रीन कहानी का प्रतिपाद्य यहाँ पर आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गैंग्रीन कहानी का मूल प्रतिपाद्य एक विवाहित स्त्री के नीरस, यांत्रिक और घुटन भरे जीवन की त्रासदी को दर्शाना है, जो रोजमर्रा के बधे बधाए ढर्रे और अकेलेपन के कारण उत्साह विहीन हो गया है। कहानी में मालती का जो चरित्र है वो केंद्रीय चरित्र है, जिसका जीवन एक रास्ता ऊब के कारण एक तरह से मानसिक गैंग्रीन से ग्रस्त हो जाता है। यही जो है गैंग्रीन कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है और इसी को आपको उत्तर में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी के निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता बताइए। रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उन निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की यहाँ 5 प्रमुख विशेषता हो गया है। 5 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता मनोवैज्ञानिकता, यानी उनके निबंधों में जो है मनोवैज्ञानिकता पाया जाता है। वे भाव और मनोविज्ञानों का गहरा विश्लेषण करते हैं। जैसे श्रद्धा नामक निबंध हो गया, करुणा नामक निबंध हो गया और क्रोध नामक निबंध यहाँ पर हो गया। इसमें उन्होंने क्या किया है, भाव और मनोविकारों का विश्लेषण किया हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है गहन विचार विवेचन, यानी अपनों निबंधों में उनके द्वारा गहन विचार विवेचन किया गया है। निबंध बौद्धिक चिंतन और तार्किक विवेचना पर आधारित होते हैं, यानी उसमें चिंतन मनन किया गया है। तीसरी विशेषता है सूक्ति परकता, यानी उनके निबंधों में सूक्ति वाक्य भी पाया जाता है। उनके वाक्यों में सूक्ति कथन का गुण पाया जाता है जो उन्हें प्रभावशाली बनाता है। जैसे एक सूक्ति का उदाहरण देख लीजिए आप, उन्होंने लिखा है कि बैर क्रोध या अचार का मुरब्बा है। यह एक प्रकार का सूक्ति कथन है। यह सूक्ति परकता उनके निबंधों की विशेषता है। और चौथी विशेषता है निगमनात्मक शैली, यानी उनके निबंधों की जो शैली है उसको निगमनात्मक शैली के नाम से जाना जाता है। वे पहले सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और फिर तर्कपूर्ण उदाहरणों से उस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं, उस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिंदी गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। यहाँ पर हिंदी गद्य के जो आरंभिक 4 उन्नायक हैं उन उन्नायकों का नाम लिखते हुए उनके बारे में थोड़ा सा बता देना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों ने खड़ी बोली गद्य को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 4 प्रमुख उन्नायक और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला नाम है मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो सुख सागर है, जिसमें धार्मिक और नैतिक कथाओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। दूसरा नाम है सदल मिश्र और सदल मिश्र की जो कृति है वो नासिकेतोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। इसको चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है, जो उपदेशात्मक शैली में लिखी गई है। तीसरा नाम है लल्लू लाल। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए प्रेम सागर की रचना की, जिसमें भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथाएं सरल ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में प्रस्तुत की गई हैं। यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली के मिश्रण में इस ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई है। अगला नाम है मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनकी जो रचना है उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। इसको उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है, जो मनोरंजक शैली में ठेठ हिंदी में लिखी गई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पुरुष एवं स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर झांसी की रानी जो उपन्यास है उसके प्रमुख पुरुष पात्र और उसके स्त्री पात्रों का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में निम्नलिखित शामिल हैं। निम्नलिखित पात्र हैं। सबसे पहले आप स्त्री पात्रों का नाम लिख दीजिएगा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिसको मनु और मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। सुंदर हैं, उसके अलावा मुंदर हैं, काशीबाई हैं, मोतीबाई हैं, जूही हैं, झलकारी हैं और कोरिंग हैं। पुरुष पात्रों में तात्या टोपे, गंगाधर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे उनका नाम था गंगाधर राव,
इसके अलावा खुदा बख्श हैं, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान आनंद राय, मोरेपंथ जो रानी के पिता थे, नाना साहब और राय साहब, ये प्रमुख स्त्री और पुरुष पात्र हैं। इनका नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कहानी के प्रमुख तत्वों का नाम लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं, 6 तत्व होते हैं कहानी के, उन्हीं 6 तत्वों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पहला तत्व होता है कथा वस्तु, जिसमें घटनाओं के क्रम का वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है पात्र, इसमें कहानी के जो किरदार होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनका चित्रण किया जाता है। इसको पात्र एवं चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। तीसरा है संवाद योजना, जिसमें पात्रों की जो बातचीत होती है जिससे कहानी की गति आगे बढ़ती है, उसका रेखांकन किया जाता है। चौथा है परिवेश, जिसको देश काल और वातावरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहानी का समय और स्थान जो होता है उसका चित्रण किया जाता है। पांचवा है भाषा शैली, इसमें कहानी में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है और जो शैली प्रयुक्त की जाती है उसका वर्णन किया जाता है। छठवां है उद्देश्य, कहानी का मूल संदेश क्या है, कहानी की मूल शिक्षा क्या है, उसका चित्रण इसमें किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि अज्ञेय किस धारा के कहानीकार हैं, उनके प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। यहाँ पर अज्ञेय को बताना है कि किस धारा के कहानीकार हैं और उनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अज्ञेय जो है उनका पूरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी और प्रयोगवादी धारा के कहानीकार माने जाते हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। इसके बाद उनके कहानी संग्रहों का नाम लिख देंगे, जैसे विपथगा हो गया, परंपरा हो गया, कोठरी की बात हो गई, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। इतना आप लिख देंगे तो उनका कहानी संग्रह पूरा हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य बताइए। पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी का मूल प्रतिपाद्य बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। यानी इस कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य है, जो कहानी का मूल उद्देश्य है, वो बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। यह कहानी दिखाती है कि बच्चों की कोमल भावनाओं, इच्छाओं जैसे खिलौनों और आभूषणों की लालसा और भोलेपन को समझे बिना उन पर संदेह करना या डराना धमकाना कैसे उन्हें झूठ बोलने या बिना अपराध के भी अपराधी बनने के लिए विवश कर सकता है। यह माता पिता को बच्चों के प्रति संतुलित और विश्वासपूर्ण व्यवहार अपनाने की शिक्षा देती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि पर्दा कहानी का मूल प्रतिपाद्य बताइए। यहाँ पर आपको पर्दा जो कहानी है उसका मूल प्रतिपाद्य आपको बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि यशपाल की कहानी पर्दा का मूल प्रतिपाद्य गरीबी में भी झूठी शान बनाए रखने की व्यवस्था और मध्यवर्गीय समाज के खोखले आदर्शों का चित्रण है। यानी व्यक्ति गरीबी में किस प्रकार से झूठी शान बनाए रखता है, झूठा जो है महत्वाकांक्षा पाले रखता है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। कहानी दर्शाती है कि चौधरी पीर बख्श जैसे लोग अपनी आर्थिक दुर्दशा के बावजूद खानदानी इज्जत को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे फटे हुए पर्दे के माध्यम से अपनी गरीबी छिपाते हैं, लेकिन जब वह पर्दा हटता है तो उनकी दयनीय वास्तविकता सबके सामने आ जाती है। यह कहानी व्यक्तिगत स्वाभिमान और सामाजिक दबाव के द्वंद्व को उजागर करती है। प्रश्न जीवनी यहाँ पर एक गलत हो गया है, थोड़ा सा दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है तो इसको आप लोग हटा दीजिएगा। इतना ही आप लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। तो रेखाचित्र और संस्मरण में मुख्य अंतर निम्न है। कौन कौन से अंतर होते हैं उसी को आपको बता देनी है। पहली जो अंतर है वो विषय वस्तु में है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में लेखक के निजी जीवन के अनुभव और यादें प्रमुख होती हैं। दूसरा जो अंतर है वो कल्पना के युग का अंतर होता है। रेखा चित्र में कल्पना का मिश्रण हो सकता है, लेकिन संस्मरण में सत्यता और यथार्थ पर अधिक बल दिया जाता है।
तीसरा जो अंतर है वो लेखक की उपस्थिति का अंतर होता है। संस्मरण में लेखक स्वयं केंद्र में होता है, जबकि रेखा चित्र में वर्णित विषय जो होता है वो केंद्र में रहता है। इन रेखा चित्र में जिस विषय का वर्णन किया जाता है वही विषय केंद्र में रहता है, लेखक केंद्र में नहीं रहता है। चौथा अंतर जो है वो उद्देश्य का अंतर है। रेखा चित्र का उद्देश्य शब्दों से चित्र निर्मित करना होता है, जबकि संस्मरण का उद्देश्य बीते हुए अनुभवों को सुरक्षित रखना होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पिता कहानी का मूल प्रतिपाद्य बताइए। आपको पिता कहानी का मूल प्रतिपाद्य बताना है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ज्ञान रंजन की कहानी पिता का मूल प्रतिपाद्य दो पीढ़ियों का वैचारिक टकराव है। यह कहानी पिता जो पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं और पुत्र जो नई पीढ़ी के प्रतीक हैं के बीच बदलते पारिवारिक संबंधों को दर्शाती है। पिता अपनी पारंपरिक जीवन शैली, स्वाभिमान और मितव्ययिता को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि पुत्र उन्हें आधुनिक सुविधाओं को अपनाने के लिए विवश करते हैं। कहानी मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ और भावनात्मक दूरियों को मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। यही इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य है और यही लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की 3 विशेषता बताइए। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है उस नाटक के आधार पर ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है स्वाभिमानी और साहसी, यानी ध्रुवस्वामिनी जो है स्वाभिमानी है, साहसी है, अन्याय का विरोध करती है और स्वयं के सम्मान के लिए लड़ती है। दूसरी विशेषता है कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी, यानी अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क है, कर्तव्यनिष्ठ है, धर्म संकट में भी सही मार्ग चुनती है। तीसरी विशेषता है न्यायप्रिय और विद्रोही, यानी ध्रुवस्वामिनी जो है न्यायप्रिय है और विद्रोही स्वभाव की है। रूढ़ी और शोषक शक्ति के विरुद्ध वो खड़ी होती है, उनसे लड़ती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य बताइए। लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसके उद्देश्य को आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का मूल उद्देश्य धन यानी लक्ष्मी के प्रति मनुष्य के अत्यधिक लालच को उजागर करना है। यह दिखाता है कि कैसे लोग भौतिक संपत्ति के मोह में पड़कर अपने बीमार बच्चों के प्रति मानवीय संवेदनाओं, पत्नी के प्रति जिम्मेदारियों और पारिवारिक रिश्तों तक को नजरअंदाज कर देते हैं। एकांकी अमानवीयता और नैतिक पतन पर दिखा व्यंग करती है। यह त्याग और प्रेम के महत्व को स्थापित करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।